नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। और हम और आप मिलकर जो बेहतरीन प्रैक्टिस सेशन धुआंधार कर रहे हैं वो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ये आप लोग जानते हैं। इतने बेहतरीन कंटेंट हैं, इतने बेहतरीन प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या इतनी बेहतरीन है कि पूछिए ही मत। आप जब देखते हैं क्लास तो आपको समझ में आता है कि हाँ, ये प्रश्न है, इस लेवल के ही प्रश्न हैं और इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। अब जानते हैं एग्जामिनर में ने भी थोड़ा सा पैटर्न अपना बदला है। वो शब्दों को बदल देता है, वाक्यों को बदल देता है और आपको उलझा देता है, क्योंकि वो जानता है कि आप पीछे वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं। वो सभी जो टीचर्स होते हैं उनके माइंड को रीड करने के बाद प्रश्न बनाते हैं, ताकि आप जहां से पढ़ा रहे हैं कुछ प्रश्न वहां से वो देते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है तब तक आप उनके शब्दों और वाक्यों को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो उसी प्रश्न को इतना घुमा देते हैं थोड़ा सा कि आप उसी में घन चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो दोस्त, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, और खुद मत चिल्ला कर बताओ कि भाई मैं हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा काम है, ये मत बताओ। आप सिर्फ मेहनत करो। देखिए, वक्त ही एक ऐसा औजार है, हथियार है हमारा, कि ये सबको समय पे जवाब दे देता है। उसका उत्तर वो समय पे देता है। आपको उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है, बस आप परिश्रम कीजिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, अपने आप सब लोग जान जाएंगे कि आप कैसे हैं और आप कौन हैं। जैसे आपने देखा ना, हमारे पड़ोसी जो गांव है गोधना मैगना, यहाँ से यूपीएससी जो आपके भारत की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ परीक्षा मानी जाती है, उसमें अपना नाम अंकित करा है राहुल गौतम जी ने, और एक आईएएस पद पर इस समय वो आरूढ़ होने वाले हैं। सोचिए कितने गर्व की बात है। आपके आसपास से, आपके क्षेत्र से जो पूरे भारत में नाम कर जाए तो गर्व की बात तो होती ही है। आपके आसपास से, आपके समाज से, आपके यार मित्र में से तो सीना चौड़ा हो जाता है। तो ज्यादा भाषण देने लगेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि आपको वो नहीं जचता कि क्या है। लेकिन हाँ, आपके मोटिवेशन के लिए ये सब बताना भी जरूरी होता है कि भाई बताइए, हमारे बगल के, हमारे समकक्षी जब उस पद पर पहुंचते हैं तो सीना चौड़ा और अपना सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा कर गुजरिए कि आपका भी नाम हो। आइए दोस्त, आज का प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, तो पहले प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग, तब तक मैं अपना कुछ काम कर लूं, उसके बाद आपके सामने आता हूं। पहला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थि सुश्रिता से प्रभावित होता है। सीधी सीधी बात है भाई, ऑस्टियोलॉजी आप जानते हैं। ऑस्टियोलॉजी जब आप जानते हैं तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये किससे संबंधित हो जाएगा, हड्डी से हो जाएगा। ठीक है, हड्डियों से संबंधित हो जाएगा, सीधी सीधी बात। और यहाँ पर लिखा हुआ है अस्थि सुश्रिता। अस्थि सुश्रिता का क्या मतलब हुआ भाई, यहाँ पे आपको दिख रहा है अस्थि। ठीक है, क्या दिख रहा है, अस्थि दिख रहा है। इसका मतलब है ये जो पोरोसिस है वो किससे संबंधित हो जाएगा, अस्थि से संबंधित हो जाएगा। और इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं भाई, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं है, सीएनवी नहीं है, ये सीएनएस नहीं है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये नहीं है, हृदय यानी कि हार्ट से भी ये संबंधित नहीं है, हड्डियों, ये देखिए पैर से भी नहीं है, हड्डियां से, हड्डियां लिखा हुआ है ना, हड्डियों से संबंधित है। आप इतना तो समझ सकते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न था। अब इसमें व्याख्या भी करने की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं व्याख्या कर दूंगा, लेकिन इसमें कुछ खास जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हड्डियां मजबूत क्यों होती हैं।
उसमें कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं, और हड्डियां जो मजबूत होती हैं उसी से देखिए ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, अस्थि सुसरिता जो है वो प्रभावित करता है किसको, अपनी आपकी हड्डियों को प्रभावित करता है जब आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, आपके हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है, आपकी हड्डियों का घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब आप जवान रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, सुदृढ़ होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी शक्ति क्षीण होती है, आपका शरीर कमजोर होता है, तो हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और उनका घनत्व जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक, चलिए ये प्रश्न हो गया आपका। आगे चलें, एक और प्रश्न लेते हैं, बेहतरीन प्रश्नों के साथ जुड़े हुए हैं, लीजिए। हाँ चलिए, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या है। बहुत प्यारा सा प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है, इसमें आप नकार नहीं सकते कि मैंने इसको पढ़ाया नहीं। पढ़ाया हुआ प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, बहुत छोटा सा सरल आसान सा प्रश्न है, लेकिन आया हुआ प्रश्न है इसलिए रखना जरूरी होता है। क्यों? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, पूर्वांचल कैरियर क्लास एक नई पहल होने जा रही है। आप लोग जो भी लोग हमें कल जन्मदिन की बधाई दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के अवसर पर कल एक निर्णय लिया गया है कि आप लोगों को 20 मई से UPSSC का जो पेट होता है, पेट की नई बैच लॉन्च की जा रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोडों में। जो कि ऑनलाइन आपका होगा वो पूर्णतः निःशुल्क होगा। जो टीम हमारी है वो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर मनोज सर, नीलकमल सर, ट्रिकी रवि सर, राहुल सर, बाकी मैं तो आपके सामने रहता ही हूँ। मेरा क्या ही अब मैं अपना परिचय दूँ, आप जानते ही हैं, मेरा परिचय तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप लोगों के लिए ये आप हमारे जन्मदिन के शुभ अवसर पर सर जी लोगों ने कहा कि इसी दिन पर इसकी नींव रखी जाए और 20 मई से शुरू कर दिया जाए। कुछ तैयारियां करनी होती हैं, कुछ पैटर्न बनाने होते हैं, कुछ प्रचार प्रसार की आवश्यकता होती है, इसलिए 20 मई को रखा गया है, कुछ गैप दिया गया है आप लोगों को। चलिए चला जाए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए भाई। क्रोमोसोम्स आप जानते हैं कि गुणसूत्र होता है। क्रोमोसोम्स की हिंदी क्या होती है? गुणसूत्र होती है। गुणसूत्र जो होता है वो आप जानते हैं कि मनुष्यों में 23 जोड़ी होता है। मनुष्यों में कितना होता है? 23 जोड़ी होता है। अब 23 जोड़ी का मतलब है जोड़ी, पेयर में होता है। पेयर को आप सिंगल कीजिए तो हो जाएगा 23 का मतलब दूना करेंगे 46 हो जाएगा। 46 होता है, जिसमें आप देखते हैं कि 22 जोड़ी यानी कि जो 44 होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है, और वो नर और मादा दोनों में बराबर होते हैं। नर मादा दोनों में बराबर होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है, हेटेरोसोम्स होता है। अब यही तो बात है, मैं आपको बताने लगता हूं तो क्या पता लगता है कि मैं लिखता नहीं हूं। तो लिखते चलूं कि जो ये मैंने कहा 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, मनुष्यों में। अब मनुष्यों में ये 23 जोड़ी हैं, इसमें से 22 जोड़ी अलग हो जाता है जो कि ऑटोसोम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोसोम्स कहलाता है, समजात कहलाता है, समजात गुणसूत्र या सजाती गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र या सजाती गुणसूत्र, ये नर और मादा दोनों में बराबर होते हैं, चाहे वो आप मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में बराबर होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है, जो 23वां जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी यानी कि एक जोड़ी जो लास्ट में होता है उसे हेटेरोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे हेटेरोसोम्स कहते हैं। अब ये जो हेटेरोसोम्स है, हेटेरोसोम्स को ही हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये जो लिंग गुणसूत्र है ना, यही लिंग का निर्धारण करता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। ठीक है, तो ये दो गुणसूत्र यही गुणसूत्र होते हैं जो कि मनुष्यों में लिंग का निर्धारण करते हैं, यानी कि बच्चा जो होगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा, यहीं से निर्धारण होता है। ठीक, चलिए, तो कितनी जोड़ी होता है? 23 जोड़ी, यानी कि कितना होता है? जोड़ी में नहीं दिया है भाई, यहाँ पे संख्या में दिया है, यानी कि 46 हो जाएगा। 23 जोड़ी को करेंगे आप 23 × 2 = 46 हो गया।
आंसर मिल गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। आज थोड़ा जल्दी आज क्या यार थोड़ा जल्दी ही करा जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्याख्या कर देता हूँ मुझे लगता है। चलिए, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? लीजिए, इनमें अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है? मैंने कैलोरी मान आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको कैलोरी मान पढ़ाया हुआ है सबका, चाहे वो वसा हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो। अब ये भाई विटामिन को तो आप पहले से अलग कर दीजिए, क्योंकि विटामिन से हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। जो विटामिन होता है उससे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, ठीक है, ना कि ऊर्जा। इससे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, तो ये तो अलग हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट जो है, ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी है आपका, इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देने वाला, तुरंत ऊर्जा देने वाला है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है। चलिए, इंस्टेंट एनर्जी कितने कैलोरी होती है ऊर्जा इसकी? इसकी ऊर्जा 4.1 के आसपास होती है, यानी कि 4 मान लीजिए आप, पूरा 4 किलो कैलोरी या कैलोरी, ठीक है, 4 कैलोरी के नहीं होता है भाई, 4 किलो कैलोरी कहिए या 4 कैलोरी कहिए, ठीक है, कैल हो गया। उसी तरह से वसा की बात करें तो भाई इसमें तो 9 होता है, 9 कैलोरी। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में आप बात करेंगे 4.9, या फिर आप सीधे लगभग कर दीजिए 5 के, लगभग आप कितना कर सकते हैं, 5 के बराबर कर सकते हैं, या 4 पॉइंट ऐसे कुछ करके कर सकते हैं, तो 4 पॉइंट और 5 के बीच में होता है। अब ये देखिए, आप मान निकालिए, तो बताइए 4 है 5 है, उसने तो सबसे अधिक पूछा है, सबसे अधिक तो 9 है। इसने ये नहीं कहा है कि कौन सबसे पहले एनर्जी देता है, कौन सबसे बाद में देता है, ये नहीं कहा है इसने कहा है सबसे अधिक किसमें होता है, तो आपका वसा में होता है, ठीक है। आंसर मिल गया, तो बी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जो आपका फैट है वही आपकी सबसे अच्छी एनर्जी देता है। हाँ, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। अब ये आप बताइए कि क्या ये मैंने नहीं पढ़ाया है यार? जो आए हुए प्रश्न है, अगर मैं थियरी करवाया हूं, 100% की गारंटी लेता हूं कि वहां से प्रश्न आया हुआ होगा, गारंटी लेता हूं मैं। लेकिन आप लोग मानने को तो यार नहीं, मानिए नहीं तो देखिए, थियरी की क्लास देखिए और इसे देखिए। सी का नाम क्या होता है भाई? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, अभी कल भी बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है? सिट्रस फलों में। सिट्रस फल का मतलब खट्टे फलों में, सिट्रस फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में। जैसे आंवला सबसे प्रचुर मात्रा में, आंवला में, आंवला सबसे प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स किससे होता है भाई? ये तो विटामिन डी का है ना। चेचक भाई आप जानते हैं, चेचक को चिकन पॉक्स कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स या छोटी माता कहा जाता है ना इसको। ये तो किसी विटामिन से होता नहीं। हाँ, देखिए रात्रि अंधता, रात्रि अंधता मैंने बताया था कि इसमें शब्दों को ये चेंज करते हैं, शब्दों को चेंज करते हैं, तो इसी को तो रतौंधी कहते हैं भैया। अभी कल ही तो बताया था कि इसी को रतौंधी कहते हैं। रतौंधी मतलब रात की बीमारी, रात को अंधा हो जाना। चलिए, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन गया है? स्कर्वी बन गया है। फिर आगे चलते हैं भाई, लीजिए, एड्स का विस्तृत रूप है। अब ये भी तो मैंने पढ़ाया था, ये भी तो मैंने पढ़ाया था कि एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या है और किस वायरस से होता है, दोनों पढ़ाया है मैंने। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आप लगा लीजिएगा। वायरस का क्या नाम है? ये वायरस जनित रोग है। कौन सा रोग है भाई? वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला, विषाणुओं से होने वाला रोग है। तो कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस। किस वायरस से होता है भाई? HIV वायरस से होता है। और ये होता कैसे है? तो आप जानते हैं कि
वो क्या बोलते हैं, संक्रमणी शारीरिक संबंध बनाने से होता है, या फिर आप संक्रमण हुआ इंजेक्शन किसी को लगा दीजिए उससे हो जाएगा, या किसी के ब्लड में है तो उस ब्लड को चढ़ा दीजिए तब भी हो जाएगा। मतलब कई तरीके होते हैं इसे एड्स होने के, जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक संबंध ही बनाएं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई सावधानियां बरतिए आप मेडिकल के क्षेत्र में। चलिए, तो एक्वायर्ड इम्यूनो किसमें है, देखिए सी में, ऑप्शन नंबर सी में है। किस वायरस से होता है, वायरस का नाम HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है इसको, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है। ठीक है, तो इस वायरस की कमी से होता है। जब ये वायरस जिसको लग जाता है उसकी इम्यून सिस्टम जो होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देता है कि इंसान किसी और रोग से लड़ने की क्षमता ही नहीं हो पाता है, वह इतना कमजोर हो जाता है कि फिर उसके बाद उसके शरीर को त्यागने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं। चलो, तो ये है आपका वायरस और ये रहा आपका ऑप्शन एड्स का। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6, मनुष्यों में पित्त का उत्पादन। अब आप खुद देख लीजिए, ये प्रश्न मैंने कल ही पढ़ाया था, और वहां जब पढ़ाया था थियरी में तो वो अलग बात है, थियरी में पढ़ाया हूँ वो अलग बात, लेकिन यहाँ आप देखिए यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरी थियरी से मिल रहा है, मेरे कल वाली क्लास से भी मिल रहा है। ऑप्शन पेट है, अग्न्याशय है, जिगर, पित्ताशय। अभी कल ही तो बताया था कि भाई यकृत को कलेजा या जिगर भी कहते हैं। मेरे कलेजे का टुकड़ा चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं आप, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जिगर हो, जिगर का टुकड़ा हो। यकृत बोल दीजिए ना, लिवर, जिगर बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, किसी को लिवर बोल दीजिए, यकृत बोल दीजिए। अरे पित्त का नाम लेते ही आप पित्ताशय पर क्यों भाग जाते हैं, पित्त का नाम लेते ही पित्ताशय पर मत जाइएगा, क्योंकि ये उत्पादन कौन करता है, उत्पादन करता है यकृत, लेकिन संग्रह कौन करता है, अभी कल ही बताया कि संग्रह करता है। मैं ये थोड़ी जान रहा था कि अगले वाले प्रश्न में यही आ जाएगा, आगे के प्रैक्टिस सेट में यही आ जाएगा, ये थोड़ी जान रहा था, मैं तो कल ही व्याख्या कर दिया था। आप हल करना चाहें तो आप हल कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से। आप खुद बताइए कि मेरे जो पढ़ाए हुए प्रश्न हैं वो रिलेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पूरी तरीके से रिलेट होते हैं, लेकिन आप लोगों को अभी समझ में नहीं आता। लेकिन जिस दिन आपको ये लत लग गई मेरी ना, फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी और टीचर से आप पढ़ना भी चाहेंगे। जिस दिन लत लग गई मेरी, क्योंकि आप जो पूछते हैं मैं उससे सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं आपकी भाषा में, और जो बच्चा होता है वो मातृभाषा के अलावा किसी और भाषा में उससे आसानी तरीके से नहीं सीख सकता। चलिए आइए, तो आप जानेंगे ना पित्त कौन स्रावित करता है, यानी कौन निर्माण करता है, निर्माण करता है, उत्पादन करता है यकृत यानी लिवर यानी कलेजा, आप कुछ भी कह लीजिए, कायक कलेजा, यही कहते हैं ना कलेजा। ठीक है, तो यही सब बोलते हैं आप लोग, तो कोई भी नाम आप इसमें से उठा लीजिए, ये बनाता है पित्त। पित्त क्या होता है, एक पाचक रस होता है ना, एक पाचक रस होता है जो कि कहाँ चला जाता है, पित्ताशय में जाता है ना। ठीक, आइए, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानी फंगस के कारण होता है, फफूंद यानी कि कवक कहते हैं ना इसको, फफूंद के कारण कौन सा रोग होता है ये पूछ रहा है, बताइएगा जरा कि फफूंद यानी कि फंगस के कारण। फंगस, फंगस के कारण कौन सा रोग होगा इसमें से जरा बताइए। टॉन्सिल, टॉन्सिल तो नहीं हो सकता, पित्ताशय की पथरी, पथरी भी नहीं हो सकती है, दिल का दौरा, दौरा भी तो होता है। ऑप्शन कहीं थोड़ा सा, दिल का दौरा कहीं ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर तो नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से। हाँ ध्यान दीजिए जरा, दिल का दौरा भी तो होना चाहिए ऑप्शन में, नहीं, ओ समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ चलिए ऑप्शन कीजिए, क्या होता है इससे भाई, क्या टॉन्सिल होता है, क्या पित्ताशय होता है, क्या दिल का दौरा होता है, क्या दाद होती है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा दाद।
दाद जो होती है फंगस यानी कवक, यानी कि आप क्या कह सकते हैं उसे, फफूंद के कारण होती है ना। इसके साथ साथ दमा भी हो जाता है। क्या होता है भाई? दमा होता है। दाद खाद खुजली, दाद खाज खुजली आप जानते हैं कि ये भी कहा जाता है, दाद खाद खुजली, ठीक है। और क्या क्या होता है? हाथी पांव भी होता है ना, हाथी पांव, हाथी पांव या एथलीट फुट ऐसे कहते हैं, एथलीट फुट। तो ये बीमारियां किसके कारण होती हैं भाई? फंगस के कारण होती हैं। चलिए बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8, विटामिन B7। अरे भाई मैं कितनी बार बता चुका हूं आपको, आप खुद बताइए। विटामिन 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 से कोई प्रश्न आए, मैंने विटामिन के बारे में पूरा का पूरा एकदम इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ाया था। यूपीपी का ही प्रश्न है ये, यूपीपी वालों, यूपीपी का ही प्रश्न है। कल हमारे एक अजीज मित्र के भाई यूपीपी में सेलेक्ट हुए हैं, उनका मेडिकल क्लियर हुआ है, यानी कि सेलेक्ट हो गए हैं। मेडिकल में थोड़ी सी दिक्कत उनको लग रही थी, लेकिन क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। तो आप खुद सोचिए, यूपीपी का ही प्रश्न है और यूपीपी की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। सोचिए वो अब उनका जीवन तो सफल हो गया भाई, उनको बहुत बहुत बधाई है। संजीव कुमार नाम है उनका, जिनका सिलेक्शन हुआ। तो आपको उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो भाई इस समय गर्व की बात है हमारे राहुल गौतम जी का। सीधा सीधा उन्होंने भारत की जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है उसमें अपना नाम अंकित कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कितनी मेहनत उन्होंने की हो। ये एक रात जागने से सफलता नहीं मिलती दोस्त, रात को भी दिन बनाना पड़ता है, आलस को भगाना पड़ता है, मेहनत इतनी बेजोड़ करनी होती है जिसका कोई नाम नहीं। तो सोचिए सफलता भी वैसी मिलती है कि फिर पूरे संसार में उसका नाम हो जाता है। आइए, तो क्या नाम है भाई? सबके सब, हाँ सबके सब तो बी, यही नाम लिखे, बी कॉम्प्लेक्स होता है ना आपका, जो विटामिन बी है ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये आप लोग जानते हैं। विटामिन बी क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? B1, B2, B3, B4, B5, 4 नहीं है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है, ठीक है। तो अब ये आप बताइए कि इसमें से सिर्फ एस्कॉर्बिक एसिड एक ऐसा एसिड है, ऐसा विटामिन है जो विटामिन सी, देखिए सी ऑप्शन पर है और सी होता भी है, विटामिन सी होता भी है, बी सी पे ऑप्शन पे भी है। तो लेकिन यहाँ B7 का नाम पूछ रहा है ना, तो फॉलिक एसिड B9 का है। फॉलिक एसिड किसका होता है? B9 का होता है। पेंटाथेनिक, पेंटाथेनिक तो 5 का होता है, कहाँ गया 5? ये यहाँ पे पेंटाथेनिक 5 का होता है। तो अब आप खुद बताइए कि क्या मैंने पूरी तरीके से सबको नहीं पढ़ाया था? B5, बी स्कॉर्बिक है नहीं, ये तो सी हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, ये B9 हो जाएगा। बचा क्या? बायोटीन यानी कि B7 हो गया। आप अगर जरा सा भी मेरी क्लास देखे होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि भाई यही प्रश्न तो मैंने पढ़ाया, जबकि मैंने प्रैक्टिस सेट देखा भी नहीं था, प्रैक्टिस सेट नहीं देखा मैंने। लेकिन अनुभव की बात करें ना तो भाई आपके ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका अनुभव। जो काम अनुभव कर जाएगा वो आपका ज्ञान नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अनुभवी व्यक्ति के साथ रहिए, वो आपके ज्ञान से ज्यादा अनुभव दे देगा आपको उस कार्य में। तो आइए ये देखिए B7 बायोटीन कहा जाता है इसको। अच्छा माफ कीजिएगा, कल मैंने शायद विटामिन बता दिया था क्या?
विटामिन, ये तो कलर बताता है यार। माफ कीजिएगा अगर मैंने कल बता दिया हो। पिछली कक्षा में जितने लोगों ने भी देखा होगा कि विटामिन B7 का नाम, मुझे लग रहा है कि मैंने B7 का नाम विटामिन बताया है। विटामिन तो भाई आप जानते हैं ना, उसका कलर प्रदान करता है, किसका? चुकंदर का। हो गया बंटाधार, थोड़ा सा मिस हुआ। बायोटीन और बायोटीन विटामिन दोनों में देखिए थोड़ा सा मिस हुआ था, बस ये नहीं होगा भाई, ये होगा बायोटीन। हो जाती है गलती, इंसान ही है हम भी। आइए अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। और ये प्रश्न बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। कोशिका मैंने पढ़ाया, मानव कोशिका यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों पढ़ाया। दोनों में कितना और क्या अंतर होता है वो भी बताया है। चलिए, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? इसने पूछा है अंतर से। इससे पूछा है कि एक जंतु कोशिका होती है, एक पादप कोशिका होती है। सारे अंग मैच करते हैं इसमें, लेकिन एक होता है इसमें पादप कोशिका में, एक होता है कोशिका भित्ति, और एक होता है लवक। ये दो होते हैं जिनकी वजह से पादप कोशिका अलग होता है। और उसी तरह से जंतु कोशिका में आइए, रिक्तिकाएं, उसमें नहीं होती। तो अब देखिए इसमें से इसने क्या पूछा है? पशु कोशिका में नहीं होता है। पशु कोशिका यानी जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में नहीं होता, मतलब इसमें दिया होगा और इसमें नहीं होगा। केंद्रक दोनों में होता है, न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य सब में होता है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, देखिए यही देखिए, ये अंतर आ गया, अंतर आपका मिल गया भाई। कोशिका भित्ति मैंने कहा ना कि ये सिर्फ पादप में होता है। देखिए पादप में होता है, इसने पूछा जंतु को पादप पशु कोशिका में नहीं होता है। जब पादप में होगा तो पशु कोशिका में होगा ही नहीं। मिल गया आपका आंसर। आंसर क्या हो गया? आंसर आपका सी हो गया। सी इज द राइट आंसर इस प्रश्न के लिए आपका हो गया, जो कि है कोशिका भित्ति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं भाई? सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ आपके पादप कोशिका में होता है। और सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है भाई? सेल्यूलोज का बना होता है। और एक दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या करता है? दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है कोशिका को। कोशिका को क्या करता है? आकार प्रदान करता है। तो ये आप जानते रहिए कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, ना कि जंतु कोशिका। ठीक है, चलिए, ये मेम्ब्रेन के ऊपर ही होता है, सेल मेम्ब्रेन। इसी को कहते हैं कोशिका झिल्ली। अंग्रेजी में क्या कहेंगे भाई? सेल मेम्ब्रेन कहेंगे इसको, मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर की जो परत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, प्यारा सा प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न। निम्न में से किस जाति यानी कि स्पीशीज में बाह्य निषेचन होता है? उसने पूछा है कि बाह्य निषेचन होता है, जरा बताइएगा किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो क्या मुर्गी में होता है, बिल्ली में होता है, मेंढक में होता है, या फिर सांप में होता है? किस में होता है ये पूछ रहा है। बाह्य निषेचन। निषेचन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन जंतुओं में होता है, आप मानव में होता है, जंतुओं में होता है, विशेष प्रकार के जंतुओं में, और कुछ इसमें है, एक है इसमें जिसमें बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। तो कौन सा है वो आपको बताना है। तो क्या आपने फ्रॉग नाम सुना है? फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक। फ्रॉग नाम सुना है? राना टिग्रीना, चलिए फ्रॉग छोड़िए, फ्रॉग को सभी लोग जानते हैं। राना टिग्रीना नाम सुना है ना? राना टिग्रीना मेढक का वैज्ञानिक नाम है। और इसी में जो मादा मेढक होती है, मादा मेंढक होती है, वो जल में या थल में, ये उभयचर होते हैं ना, जानते हैं, ये उभयचर होते हैं, एम्फीबिया वर्ग के होते हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो होते हैं ये उभयचर होते हैं, यानी कि जल और थल दोनों में रह सकते हैं। जल और थल दोनों में रहते हैं। तो इसमें जो मादा मेढक होती है वो अपने अंडे कहीं बाहर दे देती है, अंडे देती है बाहर। फिर उसके बाद जो नर होता है
नर होता है अपना शुक्राणु इन अंडों पर क्या करता है, बिखेरता है। अपना क्या करता है, शुक्राणु इन अंडों पर बिखेरता है और बिखेरने के बाद ही निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि इनके शरीर से बाहर हुआ। अब शरीर से बाहर हुआ, इसका मतलब जब शरीर से बाहर होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब जब इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं तो भैया हुआ किसमें, मेंढक में हुआ, तो मेंढक इसका राइट आंसर हो गया, बात खत्म। क्यों, कोई दिक्कत परेशानी हुई नहीं ना। चलिए, जब दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है, अरे यार मैं खड़ा हूं तो दिक्कत क्यों होगी, आपको ये भी तो समझना चाहिए। जब तक मैं खड़ा हूं आपके साथ, आपको दिक्कत कैसे होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, टेंशन आप ना लिया कीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइएगा, क्या प्रश्न है भाई, मैं फिर पढ़ लूं। तो क्या है, 1993 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मतलब इसमें वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था विटामिन के लिए। अच्छा, आपको मैंने बताया है विटामिन, आप जब जाएंगे विटामिन के चैप्टर पर जाएंगे, जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाया है तो वहां बताया खोज किसने की थी, शब्द किसने दिया था। तो आपने जानते हैं कि ल्यूनिन महोदय और फंक महोदय, ल्यूनिन और फंक, ल्यूनिन ने खोज की थी विटामिन की, लेकिन उन्होंने उसका परिचय नहीं दिया था। तो परिचय किसने दिया, फंक ने दिया, इसलिए फंक को इसका क्या कहा जाएगा, जनक कहा जाता है। लेकिन अब इसके बाद जो आगे की चीजें हैं, आगे की जो विटामिन हैं, उनका खोज भी अलग अलग लोगों ने किया था, लेकिन विटामिन की खोज जो थी वो इन्होंने बता दिया था कि विटामिन ये चीज होती है, ठीक है, इसलिए उनका नाम आता है। लेकिन उसके बाद ये जो विटामिन के है, विटामिन के क्या कार्य करता है भाई, रक्त का थक्का बनाता है, अभी कल बताया था, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। अभी कल प्रश्न आया था और आया हुआ प्रश्न इसी तरह से देखिए रिलेट करता है, आपका आया हुआ प्रश्न इसी तरह से रिलेट करता है, यूपीपी यूपीएसआई दोनों में आया हुआ प्रश्न है, और आपके ग्रुप डी में भी आया हुआ प्रश्न है भाई, इसलिए रेलवे वाले भी तैयार रहे, सब लोग तैयार रहा कीजिए, ठीक है। तो ये बताइए, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या था मेरे भाई, फिलोक्विनान, फिलोक्विनान कहिए, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, कुछ और भी कह सकते हैं, नेफ्थीक्विनोन भी कह सकते हैं, नेफ्थीक्विनोन भी कह सकते हैं ना, ठीक, दोनों में से कोई नाम आप ले सकते हैं रासायनिक नामों में। अब इसमें बताइए कि खोज 1943 में नोबेल पुरस्कार उनको दिया गया था, किसको दिया गया था भाई, एक है डोइजी और दूसरे हैं डैम, एक है डोइजी दूसरे हैं डैम, दोनों के दोनों वैज्ञानिक भाई बायोकेमिस्ट्रिस्ट हैं और फिजियोलॉजिस्ट हैं। क्या है, बायोकेमिस्ट्रिस्ट हैं और फिजियोलॉजिस्ट हैं, दोनों को फिजियोलॉजिस्ट के तौर पर क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसकी खोज के लिए, तो विटामिन के की खोज और इसके गुणों को बताने के लिए, उसके विशेषताओं को बताने के लिए, उसके वर्गीकरण के लिए किसको दिया गया था, डोइजी और डैम नामक वैज्ञानिक को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार 1943 में दिया गया था। बस अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, जल्दी से कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं, कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण, भाई सा होना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन पकड़ेंगे ना, तो से कहाँ जाएगा, यहाँ सा होगा, कौन सा। चलिए हम बदल लेते हैं, कौन के बाद सा कर लेते हैं, ठीक है, सा हो गया, इसे हटा दीजिए, हो गया। कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन इतने आसान से हैं कि जो आपको पहले ही बता देंगे कि भाई कौन सा प्रश्न, कौन सा आंसर इसमें होने वाला है, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन दिया है, पहले खसरा दिया है शायद, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और आंतजौर। आंतजौर को आप लोग क्या कहते हैं, आंतजौर को आप लोग टाइफाइड कहते हैं ना भाई, टाइफाइड तो इसी आंतजौर को ही कहते हैं, कई बार प्रश्न आया था बीच में, आंतजौर के नाम से पढ़ाया हुआ है, और मैंने बताया भी हुआ है कि किस जीवाणु के कारण होता है, उसका नाम भी बताया है मैंने। तो खसरा विषाणु जनित है, पोलियो विषाणु जनित है, हेपेटाइटिस बी अभी जल्दी बताया था कि ये भी विषाणु जनित है, आया हुआ प्रश्न है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आंतजौर जो होता है भाई, यही जीवाणु के कारण होता है, और इस जीवाणु का नाम मैंने आपको बताया था साल्मोनेला
साल्मोनेला टाइफी, कहीं कहीं टाइफोसा भी देखने को मिलेगा, टाइफोसा। तो टाइफी या टाइफोसा साल्मोनेला होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होता है भाई कि आंत ज्वर जो होता है, टाइफाइड जो होता है, ये सीधी सीधी बात है कि साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। और ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का जीवाणु है। ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। जीवाणु को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया, बैक्टीरिया कहते हैं। आप शब्दों को जानते रहिए, बायलिंगुअल जानते रहिए, बस काम आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने, मनुष्य की आंख का रंग आंख के में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। आपका जो आंख है, किसी की आंखें भूरी, किसी की आंखें नीली, किसी की आंखें कटीली जो होती हैं, वो किसके कारण होती हैं, ये पूछ रहा है। प्रश्न भी मजेदार आते हैं भाई। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास अनुभव है, आप प्रश्नों का मजा ले लेकर उसका आंसर किया कीजिए, मजा ही आ जाता है प्रश्नों को सुनकर, प्रश्नों को देखकर, प्रश्नों को समझकर। लेकिन जब आपके पास अनुभव हो, ज्ञान हो, दिमाग हो, बुद्धि हो, स्मार्टनेस हो, तब। फिर आइए आंसर कीजिए इस प्रश्न का। आपकी आंखों की बात कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि आपकी आंखों में जो ये आइरिस होती है, पतारिका जो होती है, परितारिका, हिंदी में उसको लिख देंगे ना तो पसीना छूट जाएगा। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं परितारिका, इसका राइट आंसर होगा। बहुत कम लोगों को पता होगा परितारिका क्या होती है। परितारिका इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 65% लोग इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। परितारिका देखने के बाद भी इसमें से नहीं लगा पाएंगे कि किसका आंसर है ये, किसका वो हिंदी वर्जन है ये, बता पाएंगे आप? चलिए मैं आपको बताऊं। तो ये जो पतारिका होती है ना, पतारिका को आइरिस कहते हैं। जिस भी ऑप्शन में हो आप लगा लीजिएगा, आइरिस कहते हैं। अब ये जो आइरिस है, ये आपके आंखों का रंग प्रदान करता है। मतलब कि ये देख रहे हैं, ये जो हमारी आंखें थोड़ा काली, थोड़ा सा हल्की भूरी आपको दिख रही हैं, वो आइरिस के ही कारण होती हैं। इसमें रंग द्रव्य होता है। आइरिस में क्या होता है, रंग द्रव्य होता है, और ये अपारदर्शी होती है। आप कहेंगे कि ये अपारदर्शी होती है तो हमें दिखाई कैसे देता है? फिर भाई अपारदर्शी होती है, लेकिन इसके बीच में आपको छोटा सा छिद्र दिख रहा होगा। वही छिद्र जो होता है वो जाता है आपके कहां पर, रेटिना पर। रेटिना पर जाता है और वहां पर आपको क्या करता है, प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। प्रतिबिंब बनाकर दिखाता है। लेकिन अब ये बात हुई कि जब आपकी आंख पर तेजी से रोशनी पड़ती है तो आपकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। आंखें नहीं सिकुड़ती हैं आपकी, आइरिस सिकुड़ जाता है। आइरिस सिकुड़कर उस छेद को पतला कर देता है, और फिर उसके बाद जब वही प्रकाश कम होता है तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। ऐसे आप देखने लगते हैं आंख फाड़ फाड़ के। कहते हैं ना, आंख फाड़ के काहे देख रहे हो, डराओगे क्या, घूर रहे हो, ताड़ रहे हो, क्या कर रहे हो? तो वही बात होती है कि जब आप कम रोशनी या कम प्रकाश के जगह पर जाते हैं तो आपकी आंखें खुल जाती हैं। तो आपका जो आइरिस है वो ऑटोमेटेड होता है कि जहां पर ज्यादा प्रकाश होता है तो वो उस छिद्र को घेर लेता है, सिकुड़ जाता है, और जहां पर कम प्रकाश होता है फैल जाता है। वो अपने आप को समायोजित करता रहता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, आइरिस। आइरिस इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, जो कि बताता है कि मनुष्य की आंख में रंग कौन प्रदान करता है, तो आइरिस प्रदान करता है। कि आइरिस में होता है रंग द्रव्य जो एक अपारदर्शी होता है। पहली बात तो ये कि आप अगर गलती से पूछ ले कि ये होता कैसा है, कि पारदर्शी होता है या अपारदर्शी होता है, तो समझ लीजिए कि यह अपारदर्शी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रही। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लीजिए, ये भी मैंने पढ़ाया था, ये भी मैंने पढ़ाया था कि किस सत्र में की थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। किस सत्र में की थी ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
किस सत्र में की थी? इसके जीवाणु का भी नाम अगर आप बता देंगे ना मजा आ जाएगा। सत्र और जीवाणु का नाम आप बता देंगे तो मजा ही आ जाएगा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैंने नाम बता दिया, किसी ऑप्शन में जरूर होंगे। एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ये अपने भारत की जीवाणुओं के द्वारा। आर्किमिडीज, अरे भैया आर्किमिडीज महोदय ने उत्प्लवन बल का सिद्धांत दिया था। ग्राहम बेल, बेल है का मतलब टेलीफोन पर बेल बजता है, तो उसी को यानी कि टेलीफोन का खोज किया था इन्होंने। लुईस पास्चर, अरे भैया रेबीज का टीका किया था इन्होंने किसका किया था? रेबीज के टीके का किया था। किसका किया था? रेबीज का टीका। जो आपको लगता है रेबीज का टीका, ये रेबीज के बारे में भी पढ़ाया है मैंने, ठीक है, रेबीज के बारे में भी पढ़ाया है मैंने, सारी जानकारियां आपको दी है। बस आप है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं मेरे दोस्त, आप लोग प्रैक्टिस सही से नहीं करते हैं। प्रैक्टिस अगर आप सही से कर लें तो मेरी जितनी क्लासेस हैं उतनी क्लासेस में से तो भाई आपका बायोलॉजी कहीं छूटने वाला ही नहीं है। बायोलॉजी क्या, साथ में केमिस्ट्री भी कहीं नहीं छूटने वाला है, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो उत्प्लवन बल का सिद्धांत, आर्किमिडीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आपके पेनिसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी। लुईस पास्चर रेबीज के टीके की खोज की थी। तो इस प्रश्न में पूछा क्या है उसने? इस प्रश्न में पूछा है पेनिसिलिन की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। राइट आंसर हो गया। चलिए, सत्र और जीवाणु का नाम पेनिसिलियम होता है ना, तो आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा प्रश्न नंबर 15। उस वाहिनी का चयन कीजिए जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। अब आप खुद सोच लीजिए कि रिलेटेड प्रश्न है कि नहीं है। कल जो पढ़ाया था उससे रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसमें पूछा था, कल अभी पूछा था कि एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र जो होता है वो विसर्जित करता है, और इसमें पूछ लिया है कि वो उस वाहिनी का नाम बताइए जो आपका जो लिंग होता है, शिश्न होता है, शिश्न से बाहर आता है, शिश्न से मूत्र बाहर आता है, उस वाहिनी का नाम पूछ रहा है। तो बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा सीधा बता दिया जाए, इसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लिया जाए। यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा है भाई जो आपके पेनिस, शिश्न जो भी कहिए आप, उसमें ये वाहिनी होती है जो शरीर से बाहर मूत्र को विसर्जित करती है, ठीक है। तो ये इसका भी आंसर हो गया। चलिए, मुझे तो लगता है कि 15 ही प्रश्न होने चाहिए भाई, क्योंकि इससे ज्यादा प्रश्न होंगे तो दिक्कत होती है। चलिए, कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा कमेंट करके। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल की क्लास आपकी शुरू होने वाली है, जो कि सर जी लोगों ने जन्म दिवस के शुभ अवसर पर लॉन्च किया है बैच। आपका ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन बैच फ्री मिल रहा है, कॉम्बो बैच है। कैसा बैच है? कॉम्बो बैच है आपका। कैसा बैच है भाई? कॉम्बो, आप चिल्लाते हैं ना, कॉम्बो मिल गया। कॉम्बो का मतलब ऑफलाइन जो चलेगी ही। ऑफलाइन क्लासेस के साथ आपको क्या मिलेगा? ऑनलाइन क्लासेस फ्री मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस फ्री मिलेंगी भाई। अब सोच लीजिए, इतना ज्यादा फायदा आपको कहाँ होने वाला है, ऑनलाइन क्लासेस फ्री, ऑफलाइन के साथ। तो सबसे पहले आप पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद ही आपको इसका लुत्फ मिलेगा, नहीं तो आप लोग परेशान ही रहेंगे। तो ठीक है दोस्त, इतनी ज्यादा मेहनत, इतनी ज्यादा परिश्रम सिर्फ आप लोगों के लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं। चलिए दोस्त, तो आज के लिए विदा चाहेंगे।